गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था और जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उसकी डेफिनेशंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम कैसे फिल कर सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट्स हो गया, साथ में हमने शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके साथ साथ हमने इसमें देखा था कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण हम उनको एक्सेसिव उनकी स्टडी करते हैं, या जो रिसर्च के रिगार्डिंग पे अगर हम बात करें, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसमें हमने आज हम जो टॉपिक हमने इसमें स्टडी करने हैं, हम इसमें एटॉमिक रेडियाई के बारे में स्टडी करेंगे। एटॉमिक रेडियाई के साथ ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक रेडियाई क्या है, डेंसिटी क्या है, और हम उसमें आयनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन नंबर, ये 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी जनरल करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कर चुके हैं, इसमें डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल हो गया, एंड जनरल जो हमने जनरल करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, इसको हमें स्टार्ट करना है। इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो अपने +2 लेवल पे भी पढ़ी हुई हैं, और मैं कह सकता हूँ कि बीएससी फर्स्ट सेम में भी आप उन सब चीज़ों को, या हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पे भी आप उन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। और जो ये टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ और बीएससी की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहा है तो वहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे, हमने जो प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है वो एटॉमिक रेडियाई, इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूँ, जनरल जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करूँ मैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात करूँ, एटॉमिक रेडियाई वहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेम अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास क्या है, स्कैडियम टू, हमारे पास स्कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। लास्ट एलिमेंट इज जिंक। इसमें होता क्या है कि जब हम स्कैडियम टू जिंक मूव कर रहे हैं, स्कैडियम एटॉमिक नंबर इज 21 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30। तो जैसे जैसे हम स्कैडियम टू जिंक मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो मीन्स न्यूक्लियस के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो न्यूक्लियर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, या मैं डी ब्लॉक के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो होता है n-1d एंड ns। डी में जनरली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 to 10 होते हैं, और ns में होते हैं हमारे पास 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो होता है इनर डी ऑर्बिटल में, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इफेक्टिव जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो होते हैं डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द डी ऑर्बिटल। अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज की बात करूँ तो उसमें होता है हमारे पास 3d एंड 4s, 3d एंड 4s। सो जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो डी ऑर्बिटल में होता है, और जो डी ऑर्बिटल होता है उसका स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। और जैसे स्कैडियम टू जिंक की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्कैडियम टू जिंक की तरफ मूव करें तो उसमें क्या होता है कि जो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4s ऑर्बिटल में है, उसका और जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो इतनी कम, मतलब कम होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हो यहाँ पे 21। लेकिन जैसे जैसे वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है वो बढ़ती जाती है। देन दिस ऑल्सो इंक्रीज, यहाँ पे हाई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटोन क्या है 25p, 25p मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटोन है, दिस वन इज द 25p। तो हम स्कैडियम टू मैंगनीज की जब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ स्कैडियम टू मैंगनीज, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन
स्कैडियम टू मैंगनीज हो गया। मैंगनीज के बाद आता है हमारे पास मैंगनीज के बाद आयरन। आयरन टू कॉपर अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूँ वो जनरली सेम रहती है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि मैंगनीज के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर मैंगनीज दिस वन इज आयरन टू कॉपर अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन इज 26 एंड 26 एटॉमिक नंबर फॉर आयरन। आयरन के बाद क्या होता है, आयरन मैंगनीज के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिपल्सिव इंट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट वन स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, साथ के साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी होगी। तो रिपल्सिव फोर्सेस और जो हमारे पास वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं। जब वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस है आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन के साथ, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती। और उससे क्या होता है कि जो आयरन टू कॉपर जो एटॉमिक रेडी है वो जनरली सेम रहती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो बात ठीक है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक हो गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होने के साथ साथ लेकिन यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेज आ जाती हैं। तो जो क्या होगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, काउंटर बैलेंस करेंगे। और जब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगी तो जो होना तो क्या चाहिए था कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करनी चाहिए थी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस आने की वजह से क्या होगा कि जितना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करनी चाहिए तो वहाँ पे डिक्रीज नहीं कर पाती, और जो एटॉमिक रेडियस रहती है वो जनरली सेम रहती है। लेकिन ये तो हो गया कि हमने बात की स्कैडियम टू मैंगनीज। लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी स्कैडियम टू मैंगनीज, एंड इन दिस स्लाइड वी टॉक अबाउट आयरन टू कॉपर। देन हमारे पास लास्ट एलिमेंट आता है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर इज 30 एंड आउटर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3d10 4s2। जिंक में क्या है कि कंप्लीटली फिल्ड है, जिंक इज कंप्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिपल्सिव फोर्सेज है बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिपल्सिव फोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या, रिपल्सिव इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट तो वैसे ही वीक है। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक होने की बजाय यहाँ पे रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अट्रैक्शन। न्यूक्लियर चार्ज हालांकि यहाँ पे क्या होगा कि 30p है, प्रोटॉन है 30p, यहाँ पे 30 प्रोटॉन है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो जब रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होने की वजह जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और पोरस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत वो कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम होगा तो उससे क्या होता है कि जो जिंक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपैंड हो जाता है। और जब जिंक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होता है तो जो एटॉमिक रेडियाई या कॉपर की कम होगी और जिंक की वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी वहाँ पे, जिंक की ज़्यादा होगी, कॉपर की कम होगी। तो इसमें आपको ट्रेंड समझ में आता है, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या रहेगा, स्कैडियम टू मैंगनीज डिक्रीज करेगी, आयरन टू कॉपर आयरन टू कॉपर क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगा, एंड देन इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं, वो हमने क्या बात की थी, पीरियड्स में हमने बात की थी, वहाँ पे सीरीज में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, जैसे मेरे पास अगर मैं किसी एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास दिस वन इज आयरन, दिस वन इज टेक्टेनियम एंड रेनियम, दिस वन इज 3d, दिस वन इज 4d। ये एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ये मैं यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये जैसे मैंने कॉपर का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे Cu, Ag is for and silver, this one for silver and this one is for gold। तो Cu से जब हम Ag मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है। लेकिन साथ के साथ क्या, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, इनर ऑर्बिटल्स, वो भी इंक्रीज कर रही हैं। यहाँ पे कितना है 4d एंड हेयर इज 3d, हेयर यहाँ पे क्या है 3d एंड वहाँ पे क्या है 4d। तो एक तो साथ में क्या है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या आ गया, वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ गई हैं। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इंक्रीज हुआ क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ जो अट्रैक्शन है, डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो जो डाउन द ग्रुप हम 3d टू 4d जब हम मूव कर रहे हैं तो जो एटॉमिक रेडियस वो क्या करती है, इंक्रीज करती है।
हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हालांकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ी है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस वैलेंस सेल को इलेक्ट्रॉन को जितना स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करना चाहिए उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, और जब उसको उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक केस देखने को मिलता है कि जो एटॉमिक रेडियस मैं कह रहा हूँ कि 3D टू 4D इंक्रीज हो रही है, सो 4D टू 5D आल्सो वहाँ पे भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो जो नंबर ऑफ सेल्स है और ज़्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन नोटिस क्या किया कि 4D टू 5D मूव कर रहे हैं, जो एटॉमिक रेडियस वो ऑलमोस्ट सेम है। जो 4D एलिमेंट है, जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस है एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पे उसके लिए हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे क्या रीजन आता है। वहाँ पे क्या है कि 4D, दिस वन इज द 4D सीरीज एलिमेंट एंड दिस वन इज द 5D सीरीज एलिमेंट, दिस वन इज द 5s एंड दिस वन इज द 6s, दिस इज द वैलेंस सेल, लास्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। atomic radius or you can say atomic size 139 picometer, here is also 139 picometer। तो मीन्स एटॉमिक रेडियस के दोनों की सेम, वैसे तो इंक्रीज करनी चाहिए थी, जो इसकी एटॉमिक रेडियस है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी 139। द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस 74 p प्रोटॉन्स एलिमेंट इज ग्रेटर देन 42 p प्रोटॉन, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हुआ क्या वहाँ पे हमारे पास जो 5D सीरीज होती है उसके इनर साइड 14 एप ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। 14 एप ब्लॉक एलिमेंट में वहाँ पे क्या होता है 14 एप ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और जो जनरली जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो उसके बाद आते हैं जो 14 एप ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो वहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 40 यूनिट इंक्रीज हो गया। तो उससे क्या होगा, जो इंटरेक्टिव अट्रैक्शन है बीच वेल न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में वो इंक्रीज हो गया। लेकिन जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है 4f ऑर्बिटल आगे, 4f ऑर्बिटल आने की वजह से इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या हो गई, वहाँ पे 4f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 4f ऑर्बिटल की शेप होती है डिफ्यूज। जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि जो अगर उसमें नए सेल भी ऐड हो रही हैं उसको वो कंपनसेट कर लेता है, और जब उसको कंपनसेट कर लेगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ गया, तो उससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से वैसे तो क्या होना चाहिए एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अट्रैक्टिव अट्रैक्शन जो इंटरेक्टिव अट्रैक्शन है उसका इतना ज़्यादा होने की वजह से जितना उसमें इंक्रीज होना चाहिए तो वो वहाँ पे हो ही नहीं पाता, ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल हो जाता है वहाँ पे। तो जो एटॉमिक रेडियस रहती है वो सेम रहती है 4D सीरीज एलिमेंट्स के एंड 5D सीरीज एलिमेंट की, जो एटॉमिक रेडियस चेक की गई वहाँ पे सेम है, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल है उसके शेप डिफ्यूज शेप होते हैं, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता ही नहीं। वैसे जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं S का सबसे ज़्यादा होता है, देन P एंड देन D एंड लास्ट में आता है हमारे पास F। तो F का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है। अगर यहाँ पे सपोज करो F का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता, एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा होता, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है वहाँ पे वीक हो जाता, और उसकी वजह से जो वीक होने की वजह से क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक कर जाता है। लेकिन हुआ क्या है उसका अपोजिट हुआ है वहाँ पे। सो जो एटॉमिक रेडियस रहेगी 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की वो सेम रहेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, पहले डिक्रीज होती है देन कॉन्स्टेंट देन शार्पली इंक्रीज इन द केस ऑफ जिंक। जब हम 3D टू 4D देन 5D मूव कर रहे हैं, 3D टू 4D क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, एंड 4D टू 5D ऑलमोस्ट सेम है। आप ये ग्राफ की हेल्प से देख सकते हो, स्कैडियम टाइटेनियम रेडियम क्रोमियम, यहाँ पे क्या जिंक की ज़्यादा है, यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल की सेम है, कॉपर की थोड़ी सी ज़्यादा है, जिंक की ज़्यादा है। लेकिन जो यटरबियम लैंथेनम यटरबियम लैंथेनम इज द 3D सीरीज एलिमेंट, सॉरी स्कैडियम यटरबियम लैंथेनम, सॉरी ytterbium is 4D series elements and lanthanum is an 5D series element. This one red one is 5D series element. सो जो एटॉमिक रेडियस है ytterbium और lanthanum की वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि सभी जो एलिमेंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपने 3D और 4D के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस वैल्यू में पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, बट द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस बिकम स्लोली आफ्टर मिडवे मीन्स दिस वन इज मैंगनीज, मैंगनीज के बाद क्या हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज स्लाइट इंक्रीज, जिंक कैडमियम मर्करी वहाँ पे स्लाइट इंक्रीज है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। दिस सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ऑलमोस्ट सेम, एटॉमिक रेडियस 3D मीन्स सेकंड मीन्स
4D सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन मीन्स 5D सीरीज। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि जो 4D और 5D सीरीज है, जो उसकी एटॉमिक रेडियाई है वो क्या ऑलमोस्ट सेम है। हम इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। एटॉमिक रेडियाई के डिस्कशन के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द आयनिक रेडियाई। जनरली जो ट्रेंड रहता है आयनिक रेडियाई का वो भी सेम रहता है एटॉमिक रेडियाई का। आयनिक रेडियाई क्या होती है? इट इज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस बेयरली टचिंग ईच अदर मीन्स मेरे पास ये टू आयंस हैं, अगर मैं बात करूं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और जो इनके सेंटर से अगर मैं बात करता हूँ, दिस वन इज द आयनिक रेडियाई। ये जो इसका हाफ डिस्टेंस है वो क्या है उसका, उसको आयनिक रेडियाई बोलते हैं। और जो आयनिक रेडियाई का जनरली वो ट्रेंड रहता है वो भी सेम रहता है। और हम एक बात ये भी करते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो, जैसे सपोज करो क्रोमियम प्लस 5, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो उसकी आउटर वैलेंस सेल से होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी? ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। और इसको हम एक चीज और बोलते हैं, चार्ज टू साइज रेशो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। चार्ज टू या प्रोटॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से की वजह से क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियस क्या करता है, जो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मीन्स नेगेटिव चार्ज कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन्स तो सेम है, पॉजिटिव चार्ज रह गया। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन्स न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आउटर वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो आयनिक रेडिया क्या करेगी? वो डिक्रीज करेगी। सो यही हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड है। अब देख सकते हो टाइटेनियम प्लस 2 इज ग्रेटर देन टाइटेनियम प्लस 3, देन टाइटेनियम प्लस 3 इज ग्रेटर देन टाइटेनियम प्लस 4, और वी कैन से दैट क्रोमियम प्लस 2 इज ग्रेटर देन क्रोमियम प्लस 3, then this one is also greater than chromium plus 4 and this one is also greater than chromium plus 5। सो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, जब हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो जो आयनिक रेडियाई का ट्रेंड है वो डिक्रीज होता है, और जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या करती है, साथ में डिक्रीज करती है। डेंसिटी, जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी हमारे पास जनरली क्या होती है, जो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स डेंसिटी में होता क्या है कि जो डेंसिटी को हम बात कर रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्स। डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी दिस वन इज द एम। डेंसिटी की होती है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम होती है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की जब हम बात करें, हम अपने बात की आयनिक रेडियस क्या करिए, डिक्रीज करिए, एटॉमिक रेडियस इज आल्सो डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या करिए, डिक्रीज करिए। अब वॉल्यूम क्या कर रही है, मीन्स आयनिक रेडियस या उसके एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है, तो मीन्स वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मास तो इंक्रीज हो ही रहा है, क्योंकि स्कैडियम टू जब हम जिंक की तरफ मूव कर रहे हैं, या हम डाउन द ग्रुप 3D टू 4D 4D टू 5D सीरीज एलिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तब भी मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मास इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। सो इससे क्या चीजें क्लियर होती हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब भी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं 3D टू 4D 4D टू 5D सीरीज एलिमेंट, तब भी क्या करेगी, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और एक दूसरा कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो होता है n-1d ऑर्बिटल में। मैंने पीछे भी बात की थी, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। और जब n-1d में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। तो वो कहता है जो मैग्नीट्यूड होता है, जो इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज में, जो जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, वो पार्सली स्क्रीन करता है एनएस इलेक्ट्रॉन का। मीन्स जो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को पार्सली स्क्रीन करता है, जब वो पार्सली स्क्रीन करता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है और जो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एनएस या जो भी 4s 5s 6s ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, डाउन द ग्रुप में एक चीज नोटिस की गई है कि जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स के जो डेंसिटी वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5D सीरीज के एलिमेंट में मास ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मास ज्यादा इंक्रीज होता है, वॉल्यूम तो डिक्रीज होती है। मास ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होता है कि जो डेंसिटी है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एक ट्रेंड दिखाया गया है डेंसिटी का, दिस वन इज आल्सो इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। जिंक के चीज में, क्योंकि जिंक के केसीज में हमने वैसे भी नोटिस किया था, जिंक के केसीज में क्या था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज की गई थी,
और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स डेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो डेंसिटी समवट दिस एलिमेंट के कंपैरिजन में इस एलिमेंट की डेंसिटी क्या वहाँ पे कम है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जब हम बात करते हैं वो इंक्रीज करता है, स्कैडियम टू क्रोमियम इंक्रीज करता है, ऐसे ही यट्रियम टू मोलिब्डेनम में इंक्रीज करता है, लैंथेनम टू टंगस्टन भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट होते हैं स्कैडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। क्रोमियम, दिस वन इज द क्रोमियम, Cr, क्रोमियम, यट्रियम, मोलिब्डेनम, लैंथेनम, टंगस्टन। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमियम तक जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मैक्सिमम रहते हैं। क्रोमियम की जो आउटर वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दिस वन इज 3d5 4s1। यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है, जो मेटालिक बॉन्डिंग है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होएगा, मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, और जब मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो उसकी जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। और ओवरऑल हम बात करें तो मेल्टिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे ही नोटिस किया कि जिंक, कैडमियम, मर्करी these are the last element, or we can say that these are the elements of 13 group. Zinc, sorry, this one is the zinc, cadmium, mercury, zinc, cadmium and this one is mercury। मर्करी की तो अगर मैं बात करूं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है -38 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वह कंप्लीटली फील्ड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 3d10 4s2, यहाँ पे क्या सभी के ऑर्बिटल क्या है, फील्ड है, वो किसी दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म ही नहीं करते। और जब मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होगी तो उसके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, कम होंगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन कम होगी, और जो इस तरह की जो फोर्सेज है हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगी, तो उससे जो मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा उसका, वो वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन इन चीज़ों में एक चीज़ और नोटिस की गई है, मैं छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है। कोई बात अजीब लगेगी कि कहीं पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इससे पहले यहाँ पे बात की कि जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। जिंक के केस में मैंने उस चीज को प्रूव किया है। लेकिन मैंगनीज की अगर मैं बात करूँ, मैंगनीज की मैं बात करूँ, मैंगनीज की का एटॉमिक नंबर है 25 एंड इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं 3d5 4s2। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। इसका यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही रीजन दिया गया है कि जिसमें मेटालिक बॉन्डिंग जो नोटिस की गई है वहाँ पे वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होते हैं। जो हमारे कंसेप्ट होते हैं जिनके बेसिस हम बात करते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। कुछ डिफरेंट कंपाउंड ऐसे निकल जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है हाई ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग ऑफ n-1 ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्डिंग, या हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में टोटली फील्ड ऑर्बिटल होती है, हमने चेक किया 3d10 4s2। सो एंटी नॉट एंटीसिपेटेड मीन्स वो पार्टिसिपेट नहीं करता कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। ग्रेटर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्डिंग एंड कंसिक्वेंटली मेल्टिंग पॉइंट हाई मीन्स जितने ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। लेकिन मैंगनीज के केस में नोटिस किया गया कि ड्यू टू वीक मेटालिक कैरेक्टर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके केस में क्या वहाँ पे कम है। This one is the graphical representation, this one is the melting point and this one is the atomic number। so titanium, radium, chromium, chromium का मैक्सिमम है, मैंगनीज का कम है। दोबारा जो मैंने अभी बात की थी इनका ऑलमोस्ट सेम है। Cu, Ag, Au को दिखाया है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करता है। आप चेक भी कर सकते हो, हाफनियम, नायोबियम,
वनेडियम, नाइट्रोजन, टैंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्टिनियम, रेनियम, आयरन, रुथेनियम, ओसियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, प्लेटिनम, Cu, कॉपर, Ag, Au। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, रेनियम, टेक्टिनियम, मैंगनीज, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम एंड कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, प्लेटिनम, Cu, Ag, Au, दिस वन। उसके बाद बात करते हैं हम आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या? आयनाइजेशन एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन द गैसियस स्टेट। और जब वो एनर्जी जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकालते हैं और वो उसकी कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कॉपर की Cu की अगर मैं बात करूँ, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, ऐसे मैंगनीज +2 में भी होता है। मीन्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिसके वैलेंस शेल में, उसको रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कम है ज़्यादा है, उसके बेसिस हम बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कम है, आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा है। जनरली जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो ज़्यादा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। एक हम इसको छोटा सा कोरिलेट करते हैं एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस के साथ। मीन्स जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज करेगा, या जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनका साइज डिक्रीज करेगा, तो साइज डिक्रीज होने से क्या हो जाता है कि जो मोलिक्यूल है वो ज़्यादा कंजस्टेड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका श्रिंकेबल होता है। जो स्मॉल मोलिक्यूल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इतना इजी नहीं है, अगर जो हमारे पास लार्ज साइज के मोलिक्यूल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक हमारे पास सबसे पहले एस होता है, जो मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट की साइड की बात करें पीरियोडिक टेबल में, देन डी, देन पी। तो जो आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो क्या करता है, इंक्रीज ही करता है। अगर हम रफली बात करें, कहीं पे एक्सेप्शन हो सकती है कि डी ब्लॉक में कोई एलिमेंट है किसी का इंक्रीज नहीं कर रहा हो, पी ब्लॉक में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक और आयनिक रेडिया वी कैन से दैट द आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, अगर हम बात करें। अब आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ फैक्टर्स इस तरह से काम करते हैं, जैसे अगर कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के बाद उसकी हाफ फील्ड या फुली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करा देगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वहाँ पे इजीली रिमूव करा देगा। अगर उसकी स्टेबिलिटी बन रही है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करा देगा। लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी, जब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ जाएगा, जैसे 3d5 4s1 है, अगर मैं बात करूं मेरे पास 3d5 4s1 है, जो 4s1 जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की होगी इसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन जब वो इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से मुझे कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पहली स्टेबल फॉर्म में है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मेरे लिए इतना ईजी नहीं रहता जितना अनस्टेबल फॉर्म में से रहता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक ये चीज़ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है जनरली इंक्रीज करती है, लेकिन रेगुलरली नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड हो सकता है कहीं पे। ये मैंने थोड़ा सा राइट अप भी किया हुआ है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेसर देन द जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वही सेम बात, डी ब्लॉक एलिमेंट की एस से ज़्यादा है, पी से कम है, क्योंकि पी की डी से भी ज़्यादा है। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इंक्रीमेंट एज यू मूव ओवर सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द प्राइमरी ट्रांजिशन सीरीज एडिशनली इंक्रीमेंट विद द एक्सपेंशन इन न्यूक्लियर नंबर, दिस वन इज ऑल्सो राइट। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताई, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एडिशनली इंक्रीमेंट विद द इंक्रीज हो जाती है विद द एक्सपेंशन इन न्यूक्लियर नंबर। बी दैट एज इस केस में क्रोमियम एंड कॉपर के केस में क्या एडिक्वेटली बहुत ज़्यादा नोटिस की गई है। दिस वन इज द केस ऑफ क्रोमियम 3d5 एंड कॉपर की अगर मैं बात करूँ, कॉपर इज द 29 इज द एटॉमिक नंबर एंड द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d10 4s1। मीन्स फर्स्ट वाली लो होगी एंड उसके बाद क्या होगा कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इतना ईजी नहीं है जितना पहले था। 4s1 में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इतनी था, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वही सेम बात जो मैंने अभी कही आपको कि अगर वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना
इतना ईजी नहीं होगा। और उसके लिए हम उसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो होता है n-1d ऑर्बिटल में। n-1d न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, डी ऑर्बिटल का इतना ज़्यादा नहीं है, तो उससे क्या होता है कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कराना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा। और जितना उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना डिफिकल्ट होगा, तो जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज करेगी। बट इरेगुलर ट्रेंड हो सकता है कहीं पे। अगर हम ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में भी क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। वही सेम ट्रेंड जनरली फैक्ट कंसेप्ट वही रहता है जो एटॉमिक रेडियो के केस में मैंने बात की थी। ग्रुप में क्या होता है कि दिस वन इज द हाफनियम, वी कैन स्कैडियम ट्रिपल एंड देन टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम। इसमें टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम 5d सीरीज के एलिमेंट्स हैं। 4f ऑर्बिटल बीच में आ गई, यहाँ पे 4f ऑर्बिटल कम से कहीं ना कहीं पे होगी। 5d ऑर्बिटल है, 6s ऑर्बिटल है। 4f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से पुअर, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। 6s ऑर्बिटल जो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियर उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑपरेट करेंगी। जब स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑपरेट करेंगी तो जो 6s इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव कराना इतना ईजी नहीं होगा। और जब 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम बात करेंगे तो हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ज़्यादा है 5d सीरीज के लिए एज कम्पेयर टू 4d सीरीज एंड एज कम्पेयर टू 3d सीरीज, ये हम सिंपली बोल सकते हैं। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी जिंक कैडमियम मरकरी की तो बहुत ज़्यादा है। जिंक कैडमियम मरकरी की अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे तो वो कम ऑलरेडी जिंक कैडमियम मरकरी ऑलरेडी 3d10 4s1 4s2 सॉरी 5d10 5s 5d10 6s2 3d10 4s2 3d was 4d10 5s2 देन 4d आफ्टर 5d10 6s2 कंप्लीटली बिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इतना इजी नहीं रहेगा उस केस में। अगर हम बात करते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे इंक्रीज करती है। क्रोमियम कॉपर की मैंने बता दिया एक्सेप्शनली हाई रहती है। जिंक की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्योंकि जो जब जिंक की मैं बात करता था मैंने कहा था 3d10 4s2 3d10 4s2, जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया तो यहाँ पे रह गया 4s1, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन 4s1 क्या वहाँ पे क्या इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू 4s2, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद हम मेटेलिक करेक्टर, जल्दी मेटेलिक करेक्टर वो डिपेंड करता है कि कितने इजीली इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो सकते हैं, और जितने मेटेलिक करेक्टर मेटेलिक बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे भी वो डिपेंड करता है। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड, देयरफॉर ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जिंक कैडमियम मरकरी की एक्सेप्शन है वहाँ पे, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट वो मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। और वैसे भी नोटिस किया गया कि जितने हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मेटेलिक होते हैं नेचर में, क्योंकि जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं जनरली, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हार्डनेस है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहती है, मेलेबिलिटी भी है, डक्टिलिटी भी है, एंड मेटेलिक क्लस्टर भी है इनका, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो। सो ये जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, जिंक कैडमियम मरकरी वहाँ पे एक्सेप्शन है, उनको छोड़ के जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं, स्कैडियम टू कॉपर, यटरबियम टू सिल्वर अगर मैं बात करूं, एंड स्कैडियम एट्रियम टाइटेनियम स्कैडियम एट्रियम लैंथेनम लैंथेनम टू गोल्ड अगर मैं बात करता हूँ, जो जितने भी एलिमेंट है सबकी जो मेटेलिक करेक्टर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो जिंक कैडमियम मरकरी का वहाँ पे मेटेलिक करेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है। ये इसके हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जनरली हमारे पास कुछ टाइप की इसमें ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। ये जो हम इसको क्रिस्टल लैटिस की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट का, चलिए यहाँ पे SCP भी नोटिस किया गया, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ट, ये दिस वन इज जैसे SCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, BCC इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड T इज फॉर टेट्राहेड्रल एंड CCP इज क्यूबिक क्लोज पैक्ट। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप की उसका क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे प्रेडिक्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर
जो S और P इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने लेस देन 1.5 है, देन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। अगर 1.7 से 2.2 तक है देन SCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट हो सकता है। 2.5 से 3.3 के बीच में होगा तो CCP। एंड वन देन 4 4 अगर पर एटम इन्वॉल्व रहे हैं, बॉन्डिंग में 4 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डायमंड होगा। अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे हम ये प्रेडिक्ट करेंगे, BCC होगा, कैसे हम ये प्रेडिक्ट करेंगे SCP, CCP एंड डायमंड स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये केस है जैसे यहाँ पे कॉपर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कॉपर की जब मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और भी कहते हैं जब नॉर्मल वो ग्राउंड स्टेट में है, तब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d10 4s1, दिस वन इज द स्टेबल। नॉर्मल क्या रहती है 3d9 4s2 होती है, लेकिन ये जनरली ड्यू टू एक्सेप्शनल रहते हैं, यहाँ पे 3d9 4s2 होती है वैसे तो, लेकिन ड्यू टू एक्सेप्शनल होने की वजह से ये रहता है 3d10 4s1 में। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है 3d10 एंड 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होता है कि एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का जब बॉन्डिंग होती है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से एक यहाँ से पी ऑर्बिटल में एक्साइट करेगा। ये हम ये कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से आया और एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से आया। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हो रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। एस और पी जो बॉन्डिंग एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीन पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्री द स्ट्रक्चर शुड बी CCP। सो जो कॉपर का जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा, जो कॉपर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, उसका जो क्रिस्टलिटी का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या है, CCP। अब यहाँ से चेक कर सकते हो स्ट्रक्चर क्या है, CCP। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक के केस में क्या 3d10 4s2, वहाँ पे क्या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाएगा यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट हो गया, क्योंकि तो कम्प्लीटली बिल्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इतना इजीली नहीं वहाँ पे एक्साइट कर पाएगा। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ क्या दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जब दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें उस केस में जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है SCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट। इसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जनरली हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं इसको। जनरली जो ये सिर्फ एक जनरल बेसिक मेथड दिया गया है कि हम कैसे उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं। वैसे ये सब चीज़ें जो पता चलती हैं एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की हेल्प से पता चलती है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो CCP है, BCC है, SCP है, टेट्राडाल है, ये सब क्या होता है, हमें एक्सरे की हेल्प से हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन का जो मैंने पीछे केस डिस्कस किया था कि उसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा क्यों है, तो उस केस में क्या होता है मैंने कहा था 3d5 4s1 मैक्सिमम नंबर 1 पेड इलेक्ट्रॉन है। तो जो मेटालिक बॉन्ड का करेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट रहते हैं क्योंकि वहाँ पे लो हीट ऑफ एटमाइजेशन रहती है। जनरली हीट ऑफ एटमाइजेशन के बारे में बात की गई है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी कम होगी वो डिपेंड करेगा मेटेलिक करेक्टर पे। जितना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन रहेगी, मीन्स एटम्स को फॉर्म करने के लिए, एटम्स को अलग करने के लिए उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और मेटेलिक करेक्टर जितना ज़्यादा होगी हीट ऑफ एटमाइजेशन उतनी ज़्यादा रहेगी, मेटेलिक करेक्टर जितना कम होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन उतनी कम रहेगी। और हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक करेक्टर को हम कोरिलेट कर रहे हैं बॉन्ड से, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में होंगे जो उसका मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा रहेगा, और हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिनके केस में हम क्या करते हैं वीक मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सारी ऑर्बिटल क्या कंप्लीटली फील्ड है, फुली फील्ड ऑर्बिटल है, तो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, में वीक मेटालिक करेक्टर होगा, और जो उसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू होगी वो कम होगी। यहाँ पे क्या होगा इनके बीच में, यहाँ पे क्या होगा इसके बीच में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो बॉन्डिंग क्या होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्रोम की अगर मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि सबसे जो बेस्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी मैक्सिमम एप्लीकेशंस हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसका मेन रीजन ये है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल्स है, मीन्स एक से ज़्यादा नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है उसकी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, या हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो +1 टू डी ब्लॉक ओवर एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, +1 से लेके +8, +8 इज फॉर ओस्मियम एंड प्लस दिस वन इज फॉर कॉपर एंड दिस वन इज ओस्मियम। ओस्मियम क्या करता है, मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओस्मियम +8, आप देख सकते हो कि ओस्मियम +8 तक शो करता है। ये होता है आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, या तो N-1d इलेक्ट्रॉन या NS इलेक्ट्रॉन। ओरिजिनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो तो इलेक्ट्रॉन या तो NS ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जाएगा या N-1d में से इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोई भी एलिमेंट्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट सब शो करेगा जब वो सिर्फ जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सिर्फ S ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है या S इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है ओनली। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो करेगा जब वो NS के साथ साथ S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ D ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन का जो हो रहा है पार्टिसिपेशन हो रहा है, तब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जनरली एक चीज नोटिस की गई है कि जब हम स्कैडियम टू मैंगनीज, मैं बात करता हूँ मैंगनीज या आयरन भी आप लगा सकते हो। आयरन जनरली नहीं शो करता, ओस्मियम करता है। स्कैडियम टू मैंगनीज तक क्या करते हैं कि हाफ तक, मिड हाफ तक एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो एस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही जनरली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, डी के नहीं करते, तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट वही एस के कर रहे हैं तो +2 रहेगी, डी के भी कर रहे हैं तो +3 +4 +5 +6, या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे हो सकती है। मैंगनीज की अगर मैं बात करूँ +2 +3 +4 +5, देख मैंने कहा था कि मिडवे तक क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, उसके बाद दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। दोबारा से क्या करती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके कुछ रीजंस हैं। अगर हम मोस्ट बिल्कुल बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सॉरी इसमें यहाँ पे जो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर +1 और +2 शो करता है, +3 नहीं शो करता। यहाँ पे रोंग है, ये यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। निकल +1 भी नहीं शो करता कभी भी, +1 सिर्फ कॉपर कॉपर करता है। ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, वेनेडियम +1 भी नहीं शो करता, ये इस तरह से रहेगा और ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मोस्ट बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ, बेसिक मीन्स सबसे जो कॉमन, +2 और +3 की सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। वहाँ पे एक सिर्फ एक्सेप्शन है स्कैडियम का, स्कैडियम की, क्योंकि स्कैडियम इज 21 3d2 4s1, स्कैडियम +3 तक शो करता है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड्स जनरली +2 जब वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कोई भी एलिमेंट +2 +3 में होगा तब वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, और जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा जैसे मैंगनीज +7 तब वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और मैंगनीज के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होती है, मैक्सिन और उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड रहती है। उसके बाद इसमें आयरन कुछ कंपाउंड नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 तक रहता है। रुथेनियम और ओस्मियम क्या करते हैं, +4 भी शो कर देते हैं, +6 भी, +8 भी। मैंगनीज +2 से +7 तक शो करता है। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ। और क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज क्रोमियम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d5 4s1 and copper have most stable electronic configuration is 3d10 4s1. The inconsistent oxidation state merge progressive state contrast and unity. This one nothing. The higher oxidation state are most stable in heavier elements. Generally जो heavier elements है जैसे अगर मैं बात करूँ ओसियम +8, ओसियम क्या 5d सीरीज एलिमेंट्स और heavier एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो जनरली +8 तक रहती है।
द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल इन हैवियर एलिमेंट्स, दिस वन इज द राइट, कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली हैवियर एलिमेंट्स में रहती है। एडिशनली लो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +1 +0, यहाँ पे ये दिया गया है कि जो अगर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है जनरली वो +1 +0 में है, तो जो लिगेंड CO लिगेंड है, CO लिगेंड होते हैं हमारे पास सिग्मा डोनर, सॉरी दिस वन इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस के साथ क्या करते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं जनरली। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन सॉल्वेंट रिलाइज अपॉन द सॉल्वेंट नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है कि किस तरह का हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कॉपर +1 स्टेट इज वाटर में अनस्टेबल रहती है, लेकिन वो वाटर में +2 में स्टेबल है, जैसे CuSO4.H2, कॉपर क्या है वहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल रिलाइज अपॉन द वे बाइंडिंग एटम, ये भी एक बात है कि मेटल की जो ऑक्सीजन स्टेट वो डिपेंड करती है कि कितने एटम्स वहाँ पे बाइंडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The relative stability of element which exist in more than one oxidation state can be known from standard electrode potential. This one is also right, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं वो उसकी रिलेटिव जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे भी वो डिपेंड करती है कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट में किस में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसके बेसिस हम बात करते हैं कि कब वो ऑक्सीडाइज होगा, कब वो रिड्यूस होगा, और उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो जो आज हमने बात की है, आज हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की है इस लेक्चर में। अगर मैं बात करूं, दिस वन इज द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन वीडियो लेक्चर्स। एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने बात की। एटॉमिक रेडियस के बाद हमने आयनिक रेडियस के डिस्कस किया, देन मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक करेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने थोड़ा हीट ऑफ एटमाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया, डेंसिटी आल्सो, वी आल्सो डिस्कस अबाउट डेंसिटी, एंड देन वी डिस्कस अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड लास्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये आई थिंक 8 टॉपिक है, 7 to 8 टॉपिक है जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हम जो इसके जो अदर टॉपिक्स हैं, जो अदर प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन बारे में पूछ सकते हो, जैसा आपको अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अगर आप किसी कंसेप्ट के बारे में कोई स्पेशल वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में आप मुझे चैट बॉक्स में सॉरी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वहाँ पे बता सकते हो। थैंक यू। आज का हमारा जो लेक्चर था वो केमिस्ट्री डी ब्लॉक एलिमेंट पे था। थैंक यू सो मच।